अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग व्यूज़ पे मोहम्मद मालिक। पिछले कुछ दिनों से बड़ी ज़्यादा एक एक्साइटमेंट क्रिएट हुई कि जैसे पाकिस्तान में ग्रीन रेवोल्यूशन की बात हो रही है। हमने देखा बड़े फैनफेयर के साथ लॉन्च हुआ, फिर फार्म दिखाया गया जो आर्म फोर्सेस ने बड़े एक्टिव इसमें काम किया, प्राइम मिनिस्टर भी गए हुए थे। बात हो रही थी लाखों एकड़ ज़मीन ज़ेर काश्त आएगी और बड़ा लो हैंगिंग फ्रूट है ज़राअत का। मैंने तो हमेशा से मैंने इसे बहुत प्रोग्राम किए हैं एंड इट्स म्यूज़िक टू माई ईयर्स। लेकिन देखना कि आगे हो क्या रहा है और रियलिटी क्या है। इस वक्त रियलिटी क्या है? इस वक्त रियलिटी ये, हम 8 से 9 बिलियन डॉलर्स की सालाना इंपोर्ट कर रहे हैं एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की। 4.5 बिलियन के करीब तो हम सिर्फ ये एडिबल ऑयल, जो ये तेल वेल हम इस्तेमाल करते हैं, इवन गंदम। बल्कि हम रिसर्च कर रहे थे तो मेरे लिए एक शॉकिंग फिगर मेरी टीम ने निकाला, वो ये कि 2006 में हम यूक्रेन से ज़्यादा गंदम पैदा कर रहे थे। आज यूक्रेन दुनिया का ग्रेनरी बना हुआ है और अब वहाँ पे जब वॉर हुई है तो मुसीबत पड़ गई है। हम उससे ज़्यादा कर रहे थे, लेकिन उसके बाद हम कहाँ, यूक्रेन कहाँ। हम कम से कम 2 मिलियन टन इंपोर्ट कर रहे हैं सालाना। आगे भी जो प्रोजेक्शंस हैं वो इतनी हैं। वैसे फर्स्ट इंटरनेशनल फूड एग्रीकल्चरल एग्जीबिशन भी हो रही है अगस्त 10 से 12 तक की। हम आज खड़े कहाँ हैं? जब हम फिगर्स देखते हैं, एक बड़ी अलार्मिंग रिपोर्ट है, इसको कहते हैं ग्लोबल हंगर इंडेक्स, कि भूख में जब आप ये एक मैट्रिक्स बनाई हुई कि भूख के लेवल पे, उसमें 129 मुल्कों में हम 99 नंबर पे हैं, 99th नंबर पे। यानी कि हमारे सिर्फ 30 मुल्क ऐसे हैं जहाँ के लोगों को हमारे से ज़्यादा भूख का मसला है और खाने का मसला है हमारा। उसके जब फिगर देखें तो हम सीरियस, जिसको कहते हैं हंगर है, सीरियस भूख का हम शिकार हैं हमारे लोग। और उसके अंदर जो UN उनकी प्रोजेक्शंस हैं वो ये है कि अगले 5 साल में भी हम उसको कम हंगर पे नहीं ला सकते, कम भूख पे नहीं ला सकते। हम सीरियस रहेंगे। हमारे इस वक्त 60% आबादी फूड इनसिक्योरिटी का शिकार है, सीरियस किस्म की। एक UN की रिपोर्ट और थी जिसके मुताबिक 80 लाख लोग जो हैं पाकिस्तान में वो एक्सपीरियंस कर रहे हैं और करेंगे हाई लेवल्स ऑफ एक्यूट फूड इनसिक्योरिटी। एक मुल्क जो ज़राअत का मुल्क हो, एक मुल्क जो एक ज़माने में एक्सपोर्ट करता था, आज वो भूख के ऊपर दुनिया में सिर्फ 30 मुल्क हमारे से नीचे हैं और हम उनसे ज़्यादा भूखे और फूड इनसिक्योरिटी का शिकार हैं। हमारी इन्फ्लेशन जो खाने पीने की है वो 150% कई चीज़ों में बढ़ गई है। गंदम हमारी, जैसे मैंने आपको बताया, यूक्रेन आज पूरी दुनिया को बेच रहा है, हम उससे ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहे थे। हो क्या गया है और क्या आने वाले दिनों में जितनी बातें हो रही हैं, क्या ये बातें रियलिटी बनेंगी, क्या नहीं बनेगी? आज हमने एक पैनल बनाया एक्सपर्ट्स का एंड वील ट्राई टू फाइंड आउट कि रियलिटी क्या है। और इंशाल्लाह इज़ देयर लाइट एट द एंड ऑफ द टनल। सब यह है कि इट शुड नॉट बी द ट्रेन कमिंग इन आवर वे। हमें ज्वाइन किया है खालिद खोखर साहब ने, प्रेसिडेंट पाकिस्तान किसान इत्तेहाद। फ़ारूक सलीम हमें ज्वाइन कर रहे हैं, सीनियर एनालिस्ट हैं, इकोनॉमिस्ट हैं, एग्री इकॉनमी के ऊपर भी नज़र रखते हैं। डॉक्टर परवेज़ आमिर साहब एग्रीकल्चर एक्सपर्ट हैं और ये पहले प्राइम मिनिस्टर टास्क फोर्स ऑन क्लाइमेट चेंज एंड एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स के मेंबर भी रहे हैं। नसीरुल्लाह खान साहब हैं, वेरी एमिनेंट एग्रीकल्चरल एक्सपर्ट हैं, प्रोफेशनल हैं और ये डेवलपमेंट और एग्जीक्यूशन ऑफ एग्री प्रोजेक्ट्स में इन्वॉल्व होते हैं। खोखर साहब, आपसे शुरू करता हूँ। आपने ये उस दिन फंक्शन में भी थे, ये सारा कुछ देखा। पहले तो ये बताएं कि उम्मीद तो बड़ी है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसका क्या है ज़राअत की? सर, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि जहाँ से हम कोई, मैं आम आदमी से पूछता हूँ। आम आदमी कहता है, मैंने दसो आने वाले 6 माह में या साल के अंदर मेरी गंदम सस्ती होगी, मेरी चीनी सस्ती होगी, मेरा घी सस्ता होगा कि नहीं होगा? पहले ये बताएं। सर, मैं आपको अर्ज़ कर, जहाँ से हम को तकरीबन 20,000 अरब की प्रोड्यूस ले रहे हैं एग्रीकल्चर से पाकिस्तान में, लेकिन उसके ऊपर हमारी हुकूमत इन्वेस्टमेंट क्या कर रही है या प्राइवेट सेक्टर उस पर क्या इन्वेस्टमेंट कर रहा है? इन्वेस्टमेंट उस पर ज़ीरो है। रिसर्च पे इन्वेस्टमेंट, हमारी जो एग्रीकल्चर का बजट है रिसर्च का, एग्रीकल्चर की GDP का 0.18 है, ना होने के बराबर है। इंडिया में कोई 0.67 है। आप चाइना को ले लें, अब 1% पे चला गया है। ब्राज़ील ने अगर चंद सालों में तरक्की की है तो उसका रिसर्च का बजट 1.75 है। पाकिस्तान में जो मेन इशू है सप्लाई एंड डिमांड का इशू बनता है। हमारी पैदावार कम है, पर एकड़ पैदावार कम है, हम पूरी खाद भी उस पर इस्तेमाल नहीं कर सकते। फिर हमारा मार्केटिंग मैकेनिज़्म कोई नहीं है, रिसर्च यहाँ पे ना होने के बराबर है। हमारे पास जदीद मशीनरी नहीं है। हमारे पास ट्रैक्टर भी आज जो है वो सन 1972 में जो इंजन था उसका आज भी वही है। तो इसलिए हमें जदीद जब तक तरीके से उस्तवार नहीं करेंगे उस वक्त तक कामयाबी मुमकिन नहीं है। आपकी खाद की भी सुना कीमतें 4-4 हैं।
जी यूरिया की इस वक्त 4 कीमतें हैं जी। वो क्या है, वो क्या मैं आपको अर्ज करूँ, असल में मुख्तलिफ जो है इंडस्ट्री को मुख्तलिफ प्लांट्स को मुख्तलिफ रेट पे गैस मिल रही है, उन्होंने उसी हिसाब से कर दिया रेट। अच्छा, अब उसमें काश्तकार का नुकसान ये है कि फर्ज के एक का रेट 2600, एक का 2800, एक का 3000, एक का 3200, तो सारे 3200 में बेचेंगे? वो सारे 3200 नहीं 3500 में बेच रहे हैं जी। ओके। यानी हमने जो कैलकुलेट किया है कि काश्तकार को यूरिया में तकरीबन 80 से 90 अरब रुपए का नुकसान हो रहा है जी। मेरी 2 दिन पहले ये कंपनीज एक्स्ट्रा कमा रही हैं आपसे। अच्छा, इस बगैर वजह तो उसमें 1-2 मिलें ऐसी हैं जिनका ये रेट कम कर नहीं सके, बढ़ा नहीं सकेंगे। नहीं, वो बढ़ाने की जरूरत नहीं, कहीं कि कुछ का किसी का कम करेगा, किसी का बढ़ाएंगे, बहरहाल जो भी है ये उनका काम है। देखें, जो मर्जी रेट हो, हमें इससे कोई गर्ज नहीं है, किसी का कोई रेट है। हमारा एक चीज़ है कि अगर एक फार्मूला है, एक ही किस्म के यूरिया है, हमें एक रेट पे मिलनी चाहिए, हमें कंट्रोल रेट पे मिलनी चाहिए। अगर काश्तकार हर चीज़ जाके ब्लैक खरीदे, अब देखें ना सर, माफिया यहाँ पे क्या कर रहा है जी, आम आदमी क्यों तंग है जी। सर, हमने इससे पिछले साल गंदम बेची 2200 रुपये मन, आम आदमी ने वो 5200 रुपये मन खरीदी। 1750 अरब रुपए का फर्क है जो काश्तकार को भी ना मिला और एंड कंज्यूमर ने भी पे किया। इस दफा हमने पटवारी मिडिल मैन ले गया आपका। मिडिल मैन। अच्छा, इस दफा हमने गंदम बेची 3900 रुपये में, हमें 3900 से 1 रुपये भी ऊपर नहीं मिला। वही गंदम आज 4800-5200 तक फिर चली गई है। हमने चावल मुंजी बेची है इस दफ़ा को 3-4 हज़ार में, वो बाद में 9200 रुपये तक चली गई। यानी कि ये चीज़ें मार्केटिंग हमारा कुछ सिस्टम सही कोई नहीं है, उसमें माफिया कमा रहा है, एंड कंज्यूमर तो मारा गया है और काश्तकार भी मारा गया है। और मैं इस वक्त ये ज़रूरी समझता हूँ कि इस वक्त जो स्टेप्स लिए जा रहे हैं, इस वक्त जिस तरह सर ये पाकिस्तान का पाक आर्मी के साथ मिलकर, ये पाकिस्तान का पहला मॉडल नहीं है जी। ये दुनिया में 19 ममालिक में है। सबसे पहले चाइना में मौज़ेता ने शुरू किया था सबसे पहले, और वो आज तक इस तरह से काश कर रहे हैं कि किसान और जवान मिलकर काश कर रहे हैं वहाँ पे। आज भी वहाँ पे शंगियाम में जो कपास लगती है उसमें उनकी फ़ौज साथ शामिल होती है। और पाकिस्तान में फिर गैराबाद रकबों को आबाद करना आम फार्मर के बस का रोग नहीं है। हालांकि जो उनकी पॉलिसी मैंने देखी है उसके मुताबिक तो ये है कि अगर फर्ज किया पंजाब की ज़मीन है तो वो अगर लीज पे मैं लूँगा, कोई और लेगा, कॉर्पोरेट सेक्टर लेगा, आम छोटा बड़ा काश्तकार लेगा, वो लीज मनी पंजाब गवर्नमेंट को जानिए। मुझे वेरी क्विकली, मेरे बाकी दोस्तों को भी लूँ, जब आपने मॉडल फार्म देखा, सुना वो बड़ा मॉडर्न तरीके से हुआ हुआ है, बड़े बड़े स्प्रिंकलर्स हैं, करोड़ों की इन्वेस्टमेंट है, तो वो तो आम आदमी तो नहीं करेगा, छोटा फार्मर तो नहीं करेगा। देखिए मैं आपको अर्ज करूं जी, तो उसको क्या फायदा? क्योंकि पीरोवाल में मेरी खुद अपनी काश्त है जी। ठीक है। इस वक्त लोगों का, मैंने जाके जब देखा है कि लोगों का जमघटा काश्तकारों का लगा होता है, दूर दूर से उसको देखने आ रहे हैं। उसकी मैं मिसाल दे सकता हूं कि पाकिस्तान में डाइवो बस आई, बाकी बसों का बुरा हाल था, उसको देख के आज अल्हम्दुलिल्लाह उससे बेहतर कंपनी पाकिस्तान की बन गई है। जो कंपनियां पहले चल रही थी आज वो डाइवो के मुकाबले में क्या डाइवो से भी बेहतर है। तो ये एक डाइवो का मॉडल समझ लें। अब वहाँ पे काश्तकार उसको देखेंगे, जब जदीद काश्तकारी जाके देखेंगे तो लाजमी वो करेंगे। फिर ये है कि उसमें कोऑपरेटिव सिस्टम लाया जाएगा कि क्लस्टर बन जाएगा काश्तकारों का कि 40-50 छोटे फार्मर मिल के, अब एक छोटा काश्तकार 40-45 लाख का ट्रैक्टर परचेज नहीं कर सकता, वो 7 करोड़ की हार्वेस्टर परचेज नहीं कर सकता, वो 8-10 लाख का रोटावेटर खरीद नहीं कर सकता, वो 4-5 लाख की डिस्कें खरीद नहीं कर सकता। जब एक उनका एक क्लस्टर बनेगा यूनियन काउंसिल लेवल पे, वो मिल के ये चीज़ें करेंगे और मिल के काश्तकारी करेंगे तो पर एकड़ हमारी पैदावार बढ़ेगी। शरीका होंगे थे मिलकर करेंगे इंशाल्लाह। चल जहाँ पे फायदा नजर आएगा तो क्यों नहीं करेंगे। डॉक्टर परवेज जी मुझे बताइए, आप तो टास्क फोर्स पे भी रहे हैं, सारी चीज़ें देख रहे हैं, स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स 3-4 हैं, क्रेडिट नहीं मिलता फार्मर को, ना होने के बराबर है। ये जो एक्सप्लॉयटेशन बता रहे हैं ये कंपनीज की, ये जो यूरिया वूरिया बनाते हैं, इसके अंदर इंस्टीट्यूशन की कंपनीज भी हैं, ये नहीं है कि सारे को सिविलियन है। गैस किसी को किस रेट पे मिल रही है, ये जो बड़े फैसले हैं ये कौन करेगा और क्यों नहीं हुए अभी तक? लेकिन हमने तो उसको मालिक साहब ऐसे किया कि इसको वो डेवॉल्व कर दिया था उसको 80 अमेंडमेंट के बाद ना, दिस बिकेम बेसिकली ए प्रोविंशियल सब्जेक्ट। बाद में फिर गवर्नमेंट में फेडरल में भी उन्होंने कहा नहीं जी हमें एक फूड सिक्योरिटी की एक बना लेते मिनिस्ट्री, कुछ ना कुछ थानेदारी तो हमारी भी रहनी चाहिए। तो इट्स अ मैस। आई पर्सनली फील कि जो सी गवर्नमेंट है वो सीरियस कतई नहीं है, इट इज़ नॉट सीरियस एट ऑल। ये सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है, इंडिया देख लें, कोई दुनिया का ममालिक देख लें, वो इसको फुली प्रोटेक्ट करते हैं। एंड के अंदर अभी सऊदी अरेबिया ऑयल से हटकर जौन सी एग्रीकल्चर की तरफ आ गया, कुवैत भी आ गया, सऊदी अरेबिया भी आ गया। जिस कंट्री की एग्रीकल्चर नहीं है सर, वो फिर जैसे आप पता अभी नंबर बता रहे थे कि जी वो 30 मुल्क ऊपर हैं जौन से सिर्फ हैं, जौन से हमारे खुराक की सूरत हाल ये है, तो फिर आपकी ये सूरत हाल बनती है।
देखें, आपकी एक मोटी सी मैं आपको बातें कर देता हूँ कि टोटल कंट्रीब्यूशन एग्रीकल्चर, जिसको सो कॉल ये लोग कहते हैं ना बैकबोन है जी ये पाकिस्तान की, रीढ़ की हड्डी की, हर जगह आप पढ़ेंगे ना रीढ़ की हड्डी है, कई जगह पढ़ेंगे मेन स्टेक ऑफ पाकिस्तान इकोनॉमी, दैट्स एब्सोल्युटली नॉट ट्रू। टोटल कंट्रीब्यूशन जो 17% है इस वक्त एग्रीकल्चर, टोटल एग्रीकल्चर की आप ले लेना 17% कंट्रीब्यूशन की बनाती, पहले 20 थी अब 17 रह गई है। नॉर्मली तो दिस शुड बी अराउंड 30-35%। तो मैं समझता हूँ स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हैं। इशरत साहब के साथ भी ये कई दफ़ा बात होती है कि जी स्ट्रक्चरल इश्यूज हैं तो स्ट्रक्चर को पहले ठीक किया जाए। यस, वी नीड टू लुक एट द स्ट्रक्चरल इश्यूज। ऑन द अदर हैंड व्हाट्स मोर इम्पोर्टेंट इज टू लुक एट द इकोनॉमिक्स वेरी केयरफुली। देखें, हम जो सी ना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को देखें, उसके बाद उसका रिटर्न देखें। पिछले साल क्या हुआ, जैसे अभी गंदम की आप बात कर रहे हैं, पिछले साल जनाब गंदम के अंदर जो है ना फॉर सम रीजन, अ लिटिल बिट वियर्ड रीजन, मेरा ख्याल फेवरेबल वेदर है, 50-50 मन भी लिए, 60-60 मन भी लिए जो सी है। एस्टिमेट जो सबसे कम था, मेरा अपना ये था कि 4.5 मिलियन टन जो सी हमारी शॉर्टफॉल होगी। वो अल्लाह ने किया, वो कह रहे हैं कि थोड़ी सी उससे कम है, लेकिन अभी सूरत जो सी टोटली डिफरेंट है। आपकी एबिलिटी सर, डू यू वांट टू रन पाकिस्तान एग्रीकल्चर एज एग्री बिजनेस? इसको एज बिजनेस मॉडल के साथ रन करना चाहते हैं, इसको सबसिस्टेंस फार्मर के साथ करना चाहते हैं जी 2 एकड़ वाला 3 एकड़ वाला अपनी गंदम भी घर की बना ले, थोड़े से चावल बना ले, अपना गुजारा मुजारा कर ले। नॉर्मली तो हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान हैज अ ग्रेट, मैंने और प्रोफेसर जॉन मेलर है दुनिया का नंबर 1 मतलब इस फील्ड के अंदर जो है नंबर 1 आदमी है। हमने आज से कुछ 6-7 साल पहले जॉनसन इस सेक्टर को बड़ा गौर से देखा। वो रिपोर्ट अभी भी प्लानिंग कमीशन में पड़ी हुई है। ZTBL जो है ना ज़राई तरक्याती बैंक के लिए उस वक्त तैयार हुई थी। हम मेरे जौन सी कैलकुलेशन थी उसके अंदर वी आर 10 एमिनेंट पाकिस्तान के, क्या बाहर से दुनिया के टॉप के उसके अंदर जो है ना साइंटिस्ट उसके साथ आए। हमारा ये ख्याल था कि $50 बिलियन की टोटल कंट्रीब्यूशन थी उस वक्त कि वी कैन मेक इट इनटू $350 बिलियन। जिस वक्त $350 बिलियन एग्रीकल्चर की हो जाए ना सर, पॉवर्टी जीरो हो जाती है, पाकिस्तान के कर्जे उतर जाते हैं, भूख मरना जो सा बंद कर देते हैं। उसके लिए एक बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव प्लान दिया वो गोरे ने भी, मेरे साथ आकर ने भी, गिव इट टू देन द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, जो पूरी कैबिनेट को हमने जॉनसन दिया। एवरीबॉडी वाज कन्विंस्ड। व्हेन इट कम्स टू पुटिंग अप के जी एग्रीकल्चर आपके नजदीक उतनी इंपॉर्टेंट है, सारे खामोश हैं सर। वो जो से सेक्टर्स हैं, सर्विसेज है, इंडस्ट्री, मैंने कहा कौन सी इंडस्ट्री की आप बात करते हैं? पाकिस्तान के अंदर तो कोई इंडस्ट्री नहीं है। दी ओनली इंडस्ट्री इज एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्री, या कॉटन की है या शुगर केन की है, यही इंडस्ट्रीज है ना जी। अगर एग्रीकल्चर नहीं होगी तो कौन सी इंडस्ट्री आपके पास होगी? कहने जी हमारा सर्विस एरिया बहुत है, जब कंप्यूटर्स में बहुत आगे चले जाएंगे। मैं कह जी आप किधर चले जाएंगे? जो साथ वाला हमसाया है वो आपको कहाँ लेकर जा रहा है? तो होप जॉन सी है मालिक साहब, वो बेसिकली एग्रीकल्चर में है। इसको आपने तीनों सेक्टर्स में देखना है। एक आपका 60% स्मॉल फार्मर है, उसके बाद 20-25% है जिसके अंदर थोड़ी सी जान है, वो जॉनसन इन्वेस्ट भी कर सकता है। देन कम्स कॉर्पोरेट एग्रीकल्चर। मेन चीज है कि कैन यू कम अप विद अ मॉडल जो डिसेंट मॉडल है। मैं आई एम फ्रॉम ए रिसर्च फैमिली, माय फादर हैज बीन द मिनिस्टर फॉर वेरी लॉन्ग टाइम। एग्रीकल्चर के अंदर सारे निज़ाम को भी उसने किसी दौर में डेवलप किया था। आई फुली सपोर्ट दिस कि जी एग्रीकल्चर के अंदर, रिसर्च के अंदर फाइनेंस। लेकिन राइट नाउ जो सूरत हाल है ना सर, वो ये है कि इतना टेक्नोलॉजी अवेलेबल दुनिया में है कि विद एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी आप वो जो मैं कह रहा हूँ ना $350 बिलियन वाला फिगर, आप उसको अचीव कर सकते हैं विद करंट स्टेट ऑफ नॉलेज जो सी हमारी है। नई वाली मैं आता हूँ आपके पास। जी यहाँ पे वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा, अभी भी बहुत सी इंपॉर्टेंट बातें हैं। जी वेलकम बैक टू द शो। नसीरुल्लाह खान साहब, मुझे एक चीज़ बताएं, मैं कुछ दिन पहले एक आर्टिकल पढ़ रहा था, बड़ा इंटरेस्टिंग आर्टिकल था। उसने कहा कि जी हम तकरीबन इतना पैसा खर्चते हैं इंपोर्ट में, एग्रीकल्चर ये वो। उन्होंने एक छोटी सी एग्जांपल दी। उन्होंने कहा हमारी इस वक्त एवरेज जौन सी पैदावार है मसलन गंदम की, वो है तकरीबन 36 मन पर एकड़, जो 30 मन। और अगर से जो प्रोग्रेसिव फार्मर्स हैं वो रेगुलरली 40 से 45 मन पर एकड़ निकाल रहे हैं। उनका सीड बेहतर होता है, टाइम पे खादें डालते हैं, उनका इक्विपमेंट भी है, सब कुछ है। उसने कहा अगर आप सिर्फ 30 से 36 मन ले जाएं पर एकड़, जो 26% की इंक्रीज है, तो आप अपनी एनुअल वीट आउटपुट को 32 मिलियन टन पे आराम से ले जा सकते हैं। तो अगर आप यही कर लें तो विद इन फ्यू ईयर्स आप तकरीबन कोई 3.5-4 बिलियन का ये जो टीका लगता है ये भी ख़त्म हो जाता है। 26% तो एकरेज बढ़ाना मुझे मसला इतना बड़ा नहीं लगता कि है इतना बड़ा मसला। और दूसरा, जैसे अभी बात कर रहे थे डॉक्टर परवेज़ भी, पहले डॉक्टर खालिद भी बात कर रहे थे,
ये अब अगर हमने बिजनेस मॉडल पे जाना है तो क्या अमर माने है, क्या क्रेडिट नहीं मिल रहा। एक बहस चल रही थी कि जी सब्सिडीज आप फर्टिलाइजर कंपनियों को ना दें, फार्मर को दें। प्रोग्राम से पहले मैं खोकर साहब से बात कर रहा था, इन्होंने कहा जी फार्मर्स को ना दें, पहले भी जो उनके नाम पे सब्सिडीज आई थी उनको नहीं मिली, दरमियान में गायब हो गई। तो ये ट्वीकिंग जो हल्की फुल्की, हम ट्वीकिंग भी क्यों नहीं कर पा रहे? मालिक साहब थैंक यू वेरी मच सर। हमारे यहाँ सर थोड़ा सा मुझे टाइम दीजिएगा 1 मिनट, मैं जस्ट उसका इब्तदाइया आपको एक्सप्लेन कर दूं। पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो इशू है, हम लोग एक तो जो अपने मसाइल हैं, एक उसका डायग्नोसिस जब हम करते हैं तो हम बहुत लेट करते हैं। जब हम उसको डायग्नोस कर भी लेते हैं तो हमारे यहाँ ये बहस शुरू हो जाती है कि हमने इससे इलाज करवाना है या इससे इलाज करवाना है, और इसी सारी बहस के अंदर जो है वो एक जो उसका मोमेंटम होता है किसी चेंज को लाने का, वो ख़त्म हो जाता है सर। जो आप फरमा रहे हैं कि हमारे यहाँ कॉटन की जो वीट का मेजर इशू है, मैं ये समझता हूँ कि एग्रीकल्चर जो इस वक्त हमारे यहाँ हो रहा है, ये आज से 20-25 साल पहले इसकी ट्रांसफॉर्मेशन हमें बहुत सीरियसली सोच लेना चाहिए था। आपको याद होगा 60s के अंदर हमारे पास कोई तकरीबन 4.5 मिलियन हमारी पॉपुलेशन थी और हम गंदम नहीं पूरी कर सक रहे थे। फिर उसके बाद जो आपका रेवोल्यूशन आया, जिसे हम ग्रीन रेवोल्यूशन कहते हैं, वहाँ पे आपने मैक्सी पाक एक वीट की थी वैरायटी, उसके थ्रू आपने जो कांगियारी या फंगल डिजीज़ है उसके ऊपर हमने कमांड लिया। डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग ने इसमें बहुत हेल्प की हमारी। फिर उसके बाद हमारे यहाँ नहरी सिस्टम बना। फिर ये आपका साउथ पंजाब जो है, ये उस वक़्त अयूब खान के दौर में ये सारी ज़मीनें आबाद हुई। ये इतनी बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन थी कि उसने आपको 2090 तक इस कंट्री को सर फीड करवाया। और आपको याद होगा कि हम आज से 8-10 साल पहले गंदम के अंदर सरप्लस हुआ करते थे, लेकिन हमारी जो पॉपुलेशन है दैट इज़ द सर मेजर जो इसके अंदर फूड इनसिक्योरिटी में जो रोल प्ले कर रही है वो ये है। आपने यूक्रेन की बात की, अल्हम्दुलिल्लाह हम यूक्रेन से ज़्यादा सर गंदम प्रोड्यूस करते हैं। वी आर प्रोड्यूसिंग 27.5 मिलियन टन। लास्ट ईयर हमने जो है हिस्टोरिकली हाई यील्ड ली। अब इशू ये है कि आगे हर साल आपको तकरीबन 6 मिलियन लोग इस सिस्टम में सर इंडक्ट हो रहे हैं, विच इज़ जस्ट इक्वल टू द न्यूजीलैंड और बहुत सारी कंट्रीज़ की टोटल पॉपुलेशन के मुताबिक। अब ऐसे कंट्री, सही बात है, 5.5 मिलियन बच्चे पैदा करते हैं हर साल हम। जी वही ना जी। तो अब ज़ाहिर उन्होंने बेचारों ने कुछ खाना है। अब वो ये एक अलहदा डिबेट है जिसको आपने इनिशियली अपने इंट्रोडक्शन में बताया। पाकिस्तान का हाशर ये हुआ है सर कि आपके पास कोई तकरीबन 87% ऑफ योर पॉपुलेशन जिसको हंगर या फूड रिस्क पे है। फूड रिस्क को डिफाइन अगर मैं करूं तो उन बेचारों को 3 टाइम का खाना नहीं मिलता जी। अगर ये जो 37% अगर इसको रीसेंट कंसेंसस पर डाल के देखें तो ये सर को 88 मिलियन लोग हैं इस कंट्री के। फिर उसके बाद 18% ऐसी पॉपुलेशन है आपकी जो कि सर मैं इसीलिए पूछ रहा हूँ ना, वी नो व्हाट द प्रॉब्लम इज, वी नो व्हाट द प्रॉब्लम इज, वी आर ट्राइंग टू फिगर आउट के हमें, मुझे आई एम सॉरी टू इंटरजेक्ट, लेकिन मैं थोड़ा सा इसको डिबेट को फोकस करना चाह रहा हूँ कि हमें अब ऐसे लग रहा है कि जी जैसे सोल्यूशन ड्रिवन बातें हो रही हैं। मैं सिर्फ जानना चाह रहा हूँ कि क्या ये सही सोल्यूशंस की तरफ हैं। मसलन गंदम की मैंने एग्जांपल दी कि अगर इसमें सिर्फ 26% बढ़ जाए सीड, अच्छा सीड पे जब आता है जी सीड नहीं है, सीड की जो जितनी 2 नंबर कंपनीज पाकिस्तान में खुल के काम कर रही हैं, कोई उनको पूछने वाला नहीं है, कोई रोकने वाला नहीं है। और अगर कोई सीड पे एक नया ड्रामा पाकिस्तान में चल रहा है कि जी जीन ऑल्टर्ड नहीं है, ये GMO फलाना है, पूरी दुनिया में GMO की चीज़ें लगी हुई हैं, सीड्स चल रहा है, कॉटन भी उग रहा है, सब कुछ उग रहा है। यहाँ पे GMO के नाम पे पता नहीं क्या क्या लोगों को डराया हुआ है। मैं भी पिछले साल देख के आया जी, मोसेंटो, बायर, इन सब की मैं रिसर्च फैसिलिटीज़ में गया। तकरीबन 4.5 से 5 बिलियन डॉलर वो एनुअली स्पेंड कर रहे हैं सिर्फ रिसर्च के ऊपर, और बीमारियाँ ख़त्म कर रहे हैं प्लांट्स में से वो चीज़ें। हमारे यहाँ एक लोगों को डराया हुआ है। मैं सिर्फ ये चाह रहा हूँ, क्या हमारे पॉलिसी मेकर्स क्लियर है कि रास्ता है कौन सा, क्या वो क्लियर है? जी इसमें सर रिक्वेस्ट मैं आपसे करूं कि इस वक्त आपके पास जो कॉटन है
वुड यू बिलीव कि 100% इज GMO? और ये आज से नहीं है, ये पिछले 15-20 साल से आपके पास GMO कॉटन है और ये पब्लिक इसको कंज्यूम कर रही है। इसके ऊपर जो डिबेट करनी है दैट इज अ सेपरेट स्टोरी। लेकिन जो आपकी बात में मैं आता हूँ कि जो परवेज साहब भी बात कर रहे थे, जो वीट है, मुझे ये समझ आती है कि इस मुल्क में एग्रीकल्चर ट्रांसफॉर्मेशन का जो दरवाज़ा है या गली है वो वीट है सर। अगर हम वीट की एक जो एकड़ जो है पर एकड़ यील्ड इसको इंक्रीज कर ले, जो कि हम बड़ी आसानी से 40 मन पे लेके जा सकते हैं। अब 40 मन पे लेके जाने की बुनियादी प्रॉब्लम जो है वो 2 फैक्टर हैं सर। नंबर 1 इज सीड, सर्टिफाइड सीड अवेलेबल नहीं फार्मर को। कोई तकरीबन हमें 11 लाख टन जो है वो सीड रिक्वायर्ड होता है। गवर्नमेंट के पास इतना मसल नहीं वो उसको बना सके और फिर फार्मर्स को दे। एंड सेकंड इज बैलेंस्ड यूज ऑफ फर्टिलाइजर। हम जो कॉर्पोरेट सेक्टर की बात करते हैं या अप्रिशिएट करते हैं लिम्स के इनिशिएटिव को, आर्मी के चीफ साहब के, उसकी बुनियादी वजह यह है कि ये जो 5% या 10% या वट एवर जो भी परसेंटेज कॉर्पोरेट सेक्टर की बनेगी, जो कि बहुत थोड़ी होएगी, ये मैं परवेज साहब की बात से बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ। लेकिन सर ये लोग आपके एग्जिस्टिंग एग्रीकल्चर को जो कि 56-57 मिलियन एकड़ पे हो रहा है, इनको सर्टिफाइड सीड बना के दें। ये गंदम का सीड बना के दें, ये इनको कॉटन का सीड बना के दें। उससे आपकी ना सिर्फ यील्ड 40 टन पे आ जाएगी, बल्कि जो आप 23 मिलियन एकड़ से गंदम जो है 27 मिलियन टन निकाल रहे हैं, अकॉर्डिंग टू माई कैलकुलेशन, ये आप 18 मिलियन एकड़ से सर 31-32 मिलियन टन जो है वो गंदम निकाल लेंगे। इसका फ़ायदा आपको क्या होगा? जो जितनी भी ऑयल प्रोड्यूसिंग क्रॉप्स हैं ये compete करती हैं गंदम के साथ। सर आप 5 बिलियन US$ की जो है वो ऑयल इंपोर्ट करते हैं हर साल। वजह क्या है कि आपके या तो आप अपने गंदम पूरी कर लें या फिर आप कनोला या सनफ्लावर या इस तरह की क्रॉप्स लगा लें, क्योंकि उनका टाइम वही है सोइंग का। अगर आप इसमें गंदम की पर एकड़ यील्ड इंक्रीज करते हैं तो आपके पास 5 मिलियन एकड़ सर रकबा निकलता है बाहर। वहाँ पे आप ऑयल क्रॉप्स नवंबर में लगाएं, उसको मार्च के अंदर हार्वेस्ट कर लें। दुनिया के अंदर कहीं जाके सर कॉटन जून में नहीं लगती या इतने हाई टेम्परेचर में नहीं लगती, और हम कई सालों से मार खा रहे हैं। जब आप ये वाला मॉडल लेके आएंगे तो आप फिर मार्च के अंदर कॉटन लेके आएंगे जिसकी यील्ड डबल होती है। सर आई एम डूइंग माई फार्मिंग, मैंने मार्च के अंदर गंदम लगा, इसको कॉटन को लगाया और इस वक्त मैं 20 मन फी एकड़ उसकी यील्ड उठा चुका हूँ, जबकि वो नवंबर तक या अक्टूबर तक वो क्रॉप चलेगी। इसका मतलब ये है कि नॉर्मली यहाँ पे कॉटन जो है फार्मर वो 18 मन 15 मन उठाता है सर, और मैं अगर 35-40 मन निकालूंगा तो इसका तो हमारा फार्मर क्यों लगा रहे हैं? उसको किसी ने, हमारे फार्मर को ये चीजें पता नहीं है। तो फिर नसीर साहब ये मसला अवेयरनेस का है ना कि हमारे फार्मर को सिखा कोई नहीं रहा बात ये। तो ये जो से ये महकमे बने हुए ज़राअत के है मालिक साहब, अरबों करोड़ों रुपए का खर्चा हर साल करते हैं, मालिक साहब कहाँ है जी? सर आप अगर इस तरह से जाएंगे वहाँ पे, अब देखिए ना, मैं अगर 550 पे करूँ तो आई डन इट ओनली 60 एकर्स। द रीज़न इज के बेसिकली इस मुल्क का बुनियादी मसला जो है वो स्टेपल फूड है, गंदम है। जब तक आप गंदम में सेल्फ सफिशिएंसी नहीं लेंगे और कम एरिया से अपनी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं करेंगे, आपकी एग्रीकल्चर में ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आ सकती। अच्छा, फॉर दैट जो खालिद साहब बात कर रहे थे, ठीक है सर, होल्ड योर थॉट सर, होल्ड योर थॉट। मैं जरा फारूक सलीम सर, मैं जरा फारूक सलीम साहब को भी ले लूं, ही इज वेटेड वेरी पेशेंटली। फारूक मुझे एक चीज बताएं, 2 चीजें। एक तो पहले इकॉनमी पे तो आते हैं, सीड की मैं बात कर रहा था। मैं जब एक स्टडी टूर था तो उसमें भी मेट ऑल दीज बिग कंपनीज, बायर जैसे पहले कहता बायर, मोसेंटो दूसरी, और मैंने सबसे पूछा इनके लोगों से कि आप लोग पाकिस्तान में क्यों नहीं सीड लाए, क्यों नहीं बेचते, आप उनमें इंडिया में बेच रहे हैं, हर जगह कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जी हमने पाकिस्तान गवर्नमेंट को कहा कि हमारे सीड का मसला ये है कि हमारा एक सीड प्रोड्यूस करने में ऑन एन एवरेज 350 से 400 मिलियन डॉलर लगता है, जो रिसर्च वगैरह सारा हम करके एक सीड निकालते हैं। वो फिर फौरी तौर पे चोरी भी होता है, फिर वो उसको लोग इलीगल काश भी करते हैं, उसकी और चीज़ें भी करते हैं। हमने पाकिस्तान गवर्नमेंट को बार बार कहा कि आप इसमें लेजिस्लेशन लाएं, और ताकि जब हम कोई हमारा सीड इलीगल यूज़ करे तो फिर उसके ऊपर हम एक्शन लें, तो हमें सपोर्ट दें। या आप ले लें सीड सारा,
वो गवर्नमेंट के पास तो पैसे नहीं है, और अगर हमने इसको मार्केट करना है तो हमें ये गारंटीज चाहिए, वो हमें आपकी गवर्नमेंट देती नहीं है। तो अगर ये गवर्नमेंट इस लेवल पे नहीं लाएगी, एक जो बेसिक इशू सीड का है, अभी 3 एक्सपर्ट्स बैठे हुए, तीनों से बात हुई है, सीड कॉमन फैक्टर निकलता है, ये क्वालिटी ऑफ सीड, सर्टिफाइड सीड। तो अगर गवर्नमेंट ये बेसिक चीज़ जैसी डिसीजंस नहीं लेगी तो फिर किस तरह चीज़ें आगे चलेंगी? फरोख, देखिए मालिक, मैं सिंप्लीफाई कर देता हूँ। पूरे के पूरा एग्रीकल्चर सेक्टर जो है इसमें 3 चीज़ों पे फोकस करना है। हमने देखना है कि इस वक्त हम कहाँ खड़े हैं, कितनी गंदम उगा रहे हैं, कितना चावल उगा रहे हैं, कितनी कपास उगा रहे हैं, पोटेंशियल क्या है। पोटेंशियल का जो बेहतरीन सोर्स है वो 2019 में वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट है और कहलाती है पाकिस्तान एट द रेट ऑफ 100। अगर आप चाहें उसको इंटरनेट पे निकाल सकते हैं, बहुत ही जबरदस्त रिपोर्ट है। वो हमें सारी फसलों का पोटेंशियल बताती है और वो आंखें खोल देने वाली रिपोर्ट। तीसरा, हमने ये तरीका कार निकालना है कि जहां हम खड़े हैं वहां से हमने पोटेंशियल पे किस तरह पहुंचना है। मैं सिर्फ आपको एक फसल के बारे में बता देता हूं। इस वक्त गंदम जो है वो हम 27 मिलियन टन पे इस वक्त खड़े हैं। वी आर ग्रोइंग 27 मिलियन टन। जो वर्ल्ड बैंक कहता है कि हमारा जो पोटेंशियल है वो 80 मिलियन टन का है। अब हमने सोचना यह है कि हमको कौन सी ऐसी चीजें हैं जो रोके हुए हैं कि हम अपने पोटेंशियल पे नहीं पहुंच रहे। इसी किस्म का पोटेंशियल जो है वो चावल में है। चावल में हम 7 मिलियन टन पे हैं। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट कहती है कि पाकिस्तान का जो पोटेंशियल है वो 13 मिलियन टन है। और इसको अगर आप डॉलराइज करें तो आप हैरान रह जाएं। अगर हम अपने पोटेंशियल पे पहुंचते हैं सिर्फ गंदम की फसल के ऊपर, तो अभी हम कोई $9 बिलियन की गंदम जो है वो उगाते हैं, और अगर हम 80 मिलियन टन पे जाते हैं तो वो बन जाती है 28 बिलियन। आप सोचिए, सिर्फ 18 अरब डॉलर की गंदम हमारे पास सरप्लस हो जाएगी जिसकी हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमें रोके हुए क्या है? 3 चीजें रोके हुए हैं सीरियसली। एक तो प्रोडक्टिविटी, जिसका भी पहले जिक्र भी हुआ। पाकिस्तान में 1 हेक्टर के ऊपर हम 3 मेट्रिक टन ले रहे हैं। इंडिया में 6 मेट्रिक टन है, मिस्र जैसे मुल्क में 6 मेट्रिक टन है, कुछ यूरोपियन ममालिक जो है वो 10-11 मेट्रिक टन पे। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि हमने 3 मेट्रिक टन से जहां इंडिया खड़ा है, सिर्फ अगर हमने 6 मेट्रिक टन पे जाना है तो क्या हमें क्या चीजें रोके हुए हैं? पहली चीज है, हमारी प्रोडक्टिविटी बहुत लो है। जो मैंने आपसे बताया कि हम 3 मेट्रिक टन पे हैं, दुनिया सारी की सारी हमसे आगे है, एटलीस्ट डबल प्रोड्यूस हो। वजह नाकिस बीज है, बहुत ज्यादा नाकिस बीज है। बीज के ऊपर रिसर्च आपने बताया वो नहीं है। और तीसरा, शायद आपने जिक्र भी किया, एक्सेस टू क्रेडिट। एग्रीकल्चर सेक्टर को जो है वो उधार नहीं मिलता, उनको फार्मर्स को उधार नहीं मिलता, उनके पास कोलेटरल नहीं होता, हमारी जमीनों के टाइटल जो है वो क्लियर नहीं है। मैंने आपको बता दिया कि हम खड़े कहाँ हैं, हमारा पोटेंशियल वर्ल्ड बैंक हमें बताता है हम कहाँ जा सकते हैं, और उसके रास्ते में रुकावटें क्या क्या हैं। तो सिंपल सा फॉर्मूला है। एक तो हमने देखा कि आप जिस हुकूमत पाकिस्तान, जी मालिक, जिस फसल में हुकूमत पाकिस्तान घुस जाती है उस फसल का वो बेड़ा गर्क कर देती है। गंदम की सपोर्ट प्राइस हुकूमत फिक्स करती है, वो इजाजत देती है कि कौन आटे की मिल लगाएगा, उसको कितना कोटा मिलेगा, फार्मर को कितने पैसे मिलेंगे, सपोर्ट प्राइस क्या होगी। इसी तरह गन्ने में हुकूमत लाइसेंस देती है कौन शुगर मिल लगाएगा, गन्ने की सपोर्ट प्राइस क्या होगी, कितना गन्ना होगा। एक फसल ऐसी है जिसमें हुकूमत का कोई दखल नहीं, और वो चावल की फसल है। और आप यकीन कीजिए कि पिछले 10-15 साल में आप याद कर लीजिए, पाकिस्तान में ना कभी चावल की किल्लत हुई है और ना उसकी कीमतें कभी आसमान से निकल जाती हैं। और हर साल हम $2-2.5 बिलियन का चावल एक्सपोर्ट करते हैं। तो जिस फसल में हुकूमत घुसती है उस फसल का हुकूमत बेड़ा गर्क करती है। जी मालिक। अच्छा, अरे अब फर्क होल्ड योर थॉट जी। यहाँ पे वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का, हमारे साथ रही। अभी भी बहुत सी इंपॉर्टेंट बातें हैं। जी वेलकम बैक टू द शो। खालिद साहब, ये जो बात करें, चले पहले गंदम को मैं जरा एक साइड पे कर लें, बिकॉज क्या यही वजह है क्यों क्या सिर्फ ये है कि हमारे फार्मर को हम सिखा नहीं रहे, क्रेडिट नहीं है, सीड है, यही मसले हैं 2-3 बेसिक। देखिए, मैं आपको अर्ज करूँ, मेरा गांव की एक जैसी ज़मीन है। मैंने इससे पिछले साल अपने तमाम फार्मर को बुलाया
एक ही गांव में एक जैसी ज़मीन और वहाँ पे पैदावार चेक की 26 मन से लेके 60 मन तक पैदावार थी गंदम की पर एकड़। जब चेक किया गया था इश्यूज़ क्या है, जिस तरह एक्सेसिव क्रेडिट की फ़ारूक साहब बात कर रहे थे, एग्जैक्टली वही बात थी। एक दूसरा एक्सटेंशन सर्विस कि एक्सटेंशन सर्विस उसको पता नहीं होता काश का मैंने कौन सी खाद डालनी है, किस वक्त डालनी है, बैलेंस यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र नहीं है, टाइम पे अगर वो खाद नहीं डाल सकता, उसको सही सीड नहीं मिलता, उसके पास पैसे नहीं है, वो जाके सही जगह से सीड परचेज़ नहीं कर सकता, अपने घर का उठा के सीड इस्तेमाल कर देता है, उससे पैदावार में बहुत ज़्यादा फ़र्क आता है। हम सर आप अंदाज़ा यहीं से कर लें जी कि हम बैलेंस यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र कैसे कर रहे हैं जी। दुनिया का असूल है कि अगर आप 2 बैग यूरिया इस्तेमाल करें तो 1 बैग DAP करेंगे, 1 पोटाश करेंगे। हमारी जो पिछले साल की सेल है यूरिया की वो 6.8 मिलियन टन है, हमारी जो DAP की सेल है वो 12 लाख टन है, और हमारी जो पोटाश की सेल है वो है 1 लाख टन, जो 34 लाख होनी चाहिए थी। यानी कि हम बैलेंस यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र भी नहीं कर रहे, अच्छा सीड क्यों नहीं कर रहे जी, ये क्यों नहीं कर रहे, उस रेशो से क्यों नहीं कर रहे सर? काश्तकार के पास वही बात आ जाती है कि उसके पास फौरी पैसे, छोटा काश्तकार ज़्यादा, उसके पास फौरी पैसे नहीं होते, जिन्हें पे जो लब दो पालो, जो मिल गया उसने वही डाल दिया। तो इसलिए गवर्नमेंट को इस बारे में देखें ना, ऐलानात क्या होते हैं। इस दफ़ा ऐलान किया हुआ है कि हमारे लिए जो हमें 2200 अरब के कर्जे मिलेंगे। मैं कहता हूँ बिल्कुल 2200 के ना मिले, हमें 1000 अरब दे दें, लेकिन दे दें टाइम पे दे दें। आप डॉक्टर परवेज मुझे ये बताइए, मैं टाइम थोड़ा है, मैं 1-2 चीज़ों पे फोकस करना चाह रहा हूँ। सीड, जब मैं यहाँ पे गवर्नमेंट के लोगों से बात करता हूँ तो मुझे तासुर ये मिलता है कि सीड कंपनी से बड़ा दुनिया का शैतान कोई नहीं है जो आएंगे, लूट लेंगे, खा लेंगे। अब वो बिजनेस लोग हैं, उन्होंने प्रॉफिट ही कमाना है। क्या हमारी जो अभी तक हमने दरवाजे बंद रखे हुए हैं ये बड़ी सीड पे इंटरनेशनल कंपनीज को, क्या उनको दरवाजे खोले बगैर, ये GMO सीड्स लाए बगैर हमारे मसले हल होंगे कि नहीं? जैसे नसीर साहब ने बात की थी, हम तो वी हैव टू कीप रनिंग जस्ट टू स्टैंड स्टिल। हमारी तो पॉपुलेशन की अपनी नीड्स पूरी हो ही नहीं सकती अगर हमारे जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स ना हुई। इट इज सिंपली इम्पॉसिबल। तो क्या है ये बायस कैसे खत्म होगा? हाउ डू वी ब्रिंग दिस थिंग? क्वालिटी सीड कैसे श्योर होगा? डॉक्टर परवेज जी मैं मालिक साहब जो है ना, आई एम स्लाइटली डिफरेंट व्यू पॉइंट है GMOs के ऊपर जो है ना। आई हैव कपल ऑफ पब्लिकेशंस इंटरनेशनली भी हैं, मैंने इसीलिए आपसे पूछा। बैलेंस करें इसको जो है ना, लेट्स नॉट आउटराइटली गो ऑन टू इट। आई नो ऑल दीज कंपनीज, मोस्ट ऑफ जब ये बनी भी हुई है ना, वी वांट टू बी, यस दे आर इन देयर टू मेक मनी। कुछ एरियाज के अंदर जो है ना, अब जो सी आती है ना, उसको कहते हैं मक्की। हमने सबसे ज्यादा जो सी स्ट्राइड्स देखे ना, इसको कहते हैं क्वांटम जंप्स देखे हैं, वो हमने मक्की की फसल में देखे। बिल्कुल ठीक है ना जी, वो राइट। और देयर वी सॉ के ये जो सी ना, दैट स्पोर्ट हैज बीन गुड। कॉटन के अंदर जो से आगे मिक्स्ड व्यूज हैं, मिक्स्ड फीलिंग्स हैं, वेरी मिक्स्ड फीलिंग्स। इंटरनेशनली भी यही है, हर बंदा जो है ना ये नहीं कहता जी GMO के ऊपर जान लगा तो सारी GMO कर लो। आप इसको सिलेक्टिवली जाएं, बी केयरफुल। जो पहले बात की यार थी वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो यील्ड गैप की बात कर रहे थे कि जनाब एक बंदा है जो था, एक गुराया साहब है, उसको कहते हैं वजीराबाद में, उनके साथ वाला आदमी ले रहा है 600 तो 30 मन जो सी ना वो इसकी शूर की इनकी पैदावार लेता है। वो जो दूसरे गुराया साहब है वो ले रहे हैं 1700 मन। जमीन भी एक ही है, पानी भी तकरीबन एक जैसा ही है, आबोहवा भी एक सी है जो सी। अब वहां पर इश्यूज आते हैं जनाब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के एंड फार्मर्स एबिलिटी टू पे। उसको वो ले भी सकता हो ना, मेरा दिल तो बहुत करता है मैं 13,000 रुपए की जाकर बोरी ले लूं, उसको कहते हैं फाइन। मैं स्मॉल फार्मर, मैं जाकर दुकान के ऊपर खड़ा ही हो सकता हूं, मैं उसको खरीदारी नहीं कर सकता DAP की। सेकंड चीज आती है अवेलेबिलिटी की। AC साहब से पर्ची लें तो आपको जनाब गंदम पास करा लें इधर से, AC साहब से पर्ची लें तो आप जो सी DAP की आपको या उसकी यूरिया की बोरी मिलेगी। पिछले दिनों में यहाँ पर लोगों की आंखों में मैंने आंसू देखे हैं, 2-2 बोरी लेने के लिए जनाब ना ये AC साहब के पास जाते हैं कि जनाब एक पर्ची दे दें, कोई मुझे 2 बोरियां जो कस्तूरी जॉनसी ना मुझे मिल जाए। यू कैन नॉट रन एग्रीकल्चर लाइक दैट मालिक। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इसको, जैसे मैं पहले कह रहा हूँ, बिजनेस मॉडल करें कि जी दिस इज व्हाट यू वांट टू प्रोड्यूस। 5 क्वेश्चंस होते हैं, व्हाट यू वांट टू प्रोड्यूस, हाउ यू वांट टू प्रोड्यूस इट, वेयर डू यू वांट टू प्रोड्यूस इट, व्हाट डू यू वांट टू प्रोड्यूस। ये प्रोडक्शन इकोनॉमिक्स के बेसिक क्वेश्चंस हैं। पाकिस्तान की कौन सी पॉलिसी मेकिंग का अदारा है जो आपको कहता है कि जी हम ये पॉलिसी दे रहे हैं, हम नहीं ये प्रोड्यूस कर रहे हैं। जो बोरला के जमाने की बात कर रहे हैं ना जी, वो 60s के अंदर अयूब खान की, दैट वो मैजिक सीड उस वक्त आए, उसके साथ फर्टिलाइजर भी आया, सब कुछ भी आया। वो मैजिक सीड्स अब एग्जिस्ट नहीं करते। नाउ इट इज मैनेजमेंट।
किस तरीके से आप इसको मैनेज करेंगे कि सही है। आई थिंक दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपने बनाया। नसीरुल्लाह साहब मुझे ये बताएं, क्या फिर ये हम देखें, अगर ये हम कहें कि गवर्नमेंट सिर्फ दो कामों में अपने आप को महदूद कर ले, एक सिक्योरिंग एंड गारंटिंग के क्वालिटी सीड्स मिले, चाहे उसकी अपनी रेगुलेटरी अथॉरिटी भी पक्की करे, ये जाली दो नंबर की कंपनियों पर उनको लाइंस ड्रॉ करें, मैनेज करें, इंटरनेशनल जो सर्टिफाइड सीड्स हैं उनको लाने का बंदोबस्त करें, और क्रेडिट की बात करें। बार बार एक ही बात आती है, पैसे नहीं है हमारे पास, क्रेडिट नहीं है। वो कहते हैं यार अरबों रुपए वो दरमियान वाला कमा जाता है, बिकॉज उसके पास पैसे हैं, वही क्रेडिट लेता है, वही उनका बैंक है। सो क्या गवर्नमेंट सिर्फ दो कामों में अपने आप को महदूद करे, क्वालिटी सीड प्रोविजन और उसकी ऑथेंटिकेशन, और दूसरा क्रेडिट, और बाकी छोड़ दें किसानों पे? मालिक साहब, ये आपने बहुत दुखती रग पे हाथ रखा है। जितने भी एक्सपर्ट से बात करेंगे एग्रीकल्चर में, टॉप के ऊपर आपको मसला मिलेगा हाई पोटेंशियल सीड्स का। इनपुट्स फर्टिलाइजर्स हैं इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे है, जो यूरिया हम बनाते हैं यही अमेरिका बना रहा है, यही बरतानिया बना रहा है, कोई चेंज नहीं सर। जो फॉस्फेट प्रोडक्ट यहाँ पे बनते हैं वो अगर कोई फ़र्क है तो यहाँ पे प्रैक्टिसेस का, जैसे फारूक साहब बता रहे थे, और दैट इज़ सेकंड इज सीड। अब गवर्नमेंट कहाँ पे अपने आप को इन्वॉल्व करे इज़ अ सर $billion क्वेश्चन। जब तक हमारे यहाँ R&D नहीं होएगी, रिसर्च ही नहीं होएगी, आप क्या कर लेंगे यहाँ पे सर? अब कॉटन का आपका जो फेलियर है, जो आपको $20 अरब सालाना कमा के देती है, लास्ट ईयर आपने 14 मिलियन बेल जो कहीं पहले आपने अचीव की थी, आपने 5 मिलियन के ऊपर जाके 4.9 पे क्लोज किया साल। ये इस वक्त अभी तो R&D विल बी सर वेरी क्विकली। आई एम सॉरी, मैं एक क्वेश्चन आपको वेरी क्विकली, थोड़ा सा टाइम है, मैं एक क्वेश्चन क्विकली पोस्ट करना चाह रहा हूँ। R&D तो एक कैश इंटेंसिव है और टाइम कंज्यूमिंग है, उसमें तो अगर आज भी शुरू करेंगे तो वी आर टॉकिंग 3 years, 4 years, 5 years डाउन द रोड कि आपको रिजल्ट्स आने शुरू होंगे। एज वी स्पीक गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए सीड के लिए, और ये क्रेडिट को ये करवा सकते हैं, ये तो मैंडेटरी कर सकते हैं बैंक्स को। उसके लिए तो बुनियादी जो आपके पास अवेलेबल है, जो आपके पास इस वक्त अवेलेबल बेस्ट रिसोर्सेज हैं, उसमें ट्रैक एंड ट्रेसेबिलिटी का मॉडल लाना इंतहाई ज़रूरी है, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि जो आपके पास 750-800 कंपनीज हैं, किसी कंपनी को सर सीड बेचने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए जब तक उसके पास स्टीवर्डशिप एंड R&D बैकअप नहीं है उसके पास। ये पूरी दुनिया में मॉडल ऐसे ही है कि आप कोई सीड बेचना चाहते हैं या मार्केट में लेके जाते हैं, किसी से पूछ लें, यहाँ पे किसी के पास स्टीवर्डशिप प्रोग्राम नहीं। आपने स्टार्ट में बात की कि आप मॉन्सेंटो से टेक्नोलॉजी ले आएँ, भले सर मॉन्सेंटो से भी कोई बड़ी आप टेक्नोलॉजी यहाँ पे ले आएँ, जब तक आप उसकी स्टीवर्डशिप फॉलो नहीं करवाएंगे आपकी कोई टेक्नोलॉजी काम नहीं करेगी इस मुल्क में। तो जो खालिद खोखर साहब कह रहे थे कि अवेयरनेस, जब तक हम उस अवेयरनेस के ऊपर का, इससे पैसे नहीं लगते सर, इसमें मैनेजमेंट जैसे बात हो रही थी, ये चीज़ें लगती हैं सर। तो अभी भी हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव डेवलप्ड सम सीड्स। बहुत शुक्रिया खोखर साहब, आखिरी वर्क इज टू बी डन। लास्ट कमेंट फारूक, वेरी क्विकली, खोखर साहब आपसे भी आखिरी 1.5 मिनट है। अवेयरनेस हमें तो नज़र आता है, रोज़ इश्तिहार चल रहे होते हैं जी, वैगनें नज़र आती हैं, और जी NA बिलियन लाता दसने पे हैं, तो फिर अवेयरनेस ये नहीं हो रही है। सर एंड पे मैं अपने छोटे काश्तकारों का इशू आपको बताना चाहता हूँ। हाँ। जब उसकी मक्की आई है रेट 4000 था, जब उसने हार्वेस्ट किया 1800 रुपये पे आ गया जी, वो रो रहा है। कपास का मैं 8500 रुपये रेट, क्यों 1800 रुपये क्यों आ गया? बस वो माफिया ले आया उसको। अच्छा, कपास हमें 8500 रुपये रेट का आ गया, स्पोर्ट प्राइस तय की, वो हमें रेट नहीं मिला। यानी बिजली का रेट हमारा जो 5 रुपये 35 पैसे था, इस वक्त वो 40 से 50 रुपये यूनिट हमें आ रहा है। एक मेरी क्विकली बताएं, सूट क्या करता है? गवर्नमेंट रेट्स लगाए फसलों के खुला छोड़ दे? मेरे ख्याल में अब खुला छोड़ दे। मैं ये समझता हूँ कि सबसे बेहतर ये है कि फिर इनपुट कॉस्ट भी उनको खुली छोड़नी पड़ेगी। ये नहीं हो सकता कि सब्सिडी दें आपको फर्टिलाइजर पे और कीमत खुली छोड़ दें। उसमें एक चीज़ और करे, गवर्नमेंट रीजन के साथ हमें लेवल प्लेइंग फील्ड दे दे। जैसे सलूक इंडिया काश्तकार के साथ करे, चाइना अपने काश्तकार के साथ वही सलूक हमारे साथ हो। जो कास्ट ऑफ प्रोडक्शन उनकी हो वही हमारी हो।
ताकि हम दुनिया का मुकाबला कर सकें। सर आखिरी 30 सेकेंड ईच, डॉक्टर परवेज साहब ये बताएं, क्या मार्केट फोर्सेस को डिसाइड करना चाहिए, फिर इनपुट्स भी खुली होंगी, क्या वो डुएबल है हमारी सोसाइटी में जहाँ इतनी गुर्बत है, इतना सब कुछ है? प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल जी। देखिए अमेरिका है, दूसरी कंट्रीज ले लें, 2 प्रोग्राम्स चलते हैं इनके, ये सारे एग्रीकल्चर को सब्सिडाइज कर रहे हैं। दुनिया का जो चीज सबसे ज्यादा प्रोड्यूस होता है सब्सिडाइज है, जो अमेरिका में गंदम होती है सब्सिडाइज करते हैं, लेकिन दे आर सब्सिडाइजिंग द फार्मर, दे आर नॉट सब्सिडाइजिंग द इंटरेस्ट ग्रुप्स। एकदम डॉलर को ऊपर नीचे कर दो, दूसरे दिन गिरा दो, वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दो। सही बात है। फारूक, योर क्लोजिंग कमेंट, लास्ट 30 सेकंड्स क्विकली। फारूक, योर क्लोजिंग कमेंट। मालिक, इस वक्त आप जिस स्टूडियो में बैठे हुए हैं, इससे 15 मिनट दूर एक एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर है, हाईटेक। इस वक्त वहां पे जब मैंने विजिट किया था, 200 PhD स्कॉलर्स वहां पे काम कर रहे हैं। उनको कभी तनख्वाही नहीं दी जाती, उनको पेंशन नहीं मिलती। तो वहां पे मैंने उनसे, एक डॉक्टर साहब से पूछा कि हमारी जो प्रोडक्टिविटी है वो इतनी कम क्यों है। उन्होंने मुझे वहां पे ले गए, 1 एकड़ के ऊपर 80 मन गंदम उन्होंने उगा रखी है। एक ब्रिज बनाना है उस एग्रीकल्चर फैसिलिटी और फार्मर के दरमियान। अब ये उन साइंटिस्ट का काम नहीं है जो वहां काम कर रहे हैं, ये हुकूमत का काम है कि बीज वहां से उठा के आपने फार्म तक किस तरह पहुंचाना है। ठीक है, बहुत शुक्रिया फारूक आपका, डॉक्टर परवेज, खालिद खोकर साहब, नसीरुल खान साहब। बहुत नाज़रीन, ये बड़ा ही वाइड रेंजिंग सब्जेक्ट है, ये एक डिस्कशन में नहीं हो सकता, लेकिन जो आज की 2 टेक अवे सबसे इंपॉर्टेंट, एक क्रेडिट, दूसरा सीड। और सीड तो मैं बार बार कहूँगा, और ये कुछ बातों पे आप इनको क्रिटिकल फैसले अब करने होंगे। ये GMO की बहस से हमें निकलना होगा, देखना होगा कि हमारी इमीडिएट और मिड टर्म, शॉर्ट टर्म और मिड टर्म नीड्स कैसे मीट होती हैं। और तीसरी है अवेयरनेस की बात है। ये मे बी अब यही होगा बाय प्रैक्टिस, और जैसे फ़ारूक सलीम ने कहा कि ये बात नहीं है, एवरेज जो प्रोग्रेसिव फार्मर है वो गंदम भी 60 मन भी ले रहा है, एवरेज 30 है, 60 वाला भी ले रहा है, साइंटिस्ट 80 लेके बैठा हुआ है। मेरा ख्याल है गवर्नमेंट को अब सीरियसली अपना रोल फोकस करना होगा, और इनिशियली अगर हम क्या है इस पे क्रेडिट के ऊपर और हम सीड के ऊपर, क्वालिटी के ऊपर, इसी को अगर ये संभाल लें तो शायद बहुत से मसाइल हल होंगे। बाकी इस पर बात होती रहेगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।